जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का एजेंडा है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जो 5 जीएस के सब्जेक्ट्स हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मतलब साइंस को छोड़ के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इन सभी सब्जेक्ट्स के मैंने आपको एवरग्रीन टॉपिक्स बता देता हूँ। ऐसे मैंने एवरग्रीन टॉपिक पहले भी आपको बताए थे लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं थे, मतलब सब कुछ इंक्लूड नहीं करा था। अब मैंने अपने नोट से गो थ्रू किया 2022 से लेकर 24 तक के जो एमटीएस के पेपर्स है, मतलब करंट जो ट्रेंड है उसको मद्देनजर रखते हुए आपके सामने टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं। टेलीग्राम पर मैंने ये फोटो जो है, मतलब ये सिंगल एक ही पेज है, तो ये भी शेयर कर दिया है, आप लोग वहां से देख लेना। इसके आगे एक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे 16, 4, रिकॉल, ये सब मैं अभी बताऊँगा कि इसका काम क्या है, ठीक है? इसको कैसे आपको इसकी मदद से आप रिवीजन भी बहुत अच्छी कर सकते हो। और ये जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं ना, इन्हीं में आपकी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये बात आप मेरी ध्यान से समझना। बहुत ही मैं बिल्कुल बारीक बात आपको बता रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा आंसर के आने के बाद या फिर स्कोर कार्ड आता है तो लगता है यार इतने नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। फिर आप आंसर की देखते हो, फिर बोलते हो अगर यार ये क्वेश्चंस गलत ना होते, जो कि आपको लगता है बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही फालतू क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो आप कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपने गलत कर दिया। व्हाई? बिकॉज़ वो सिली मिस्टेक है और गलत क्यों करा? बिकॉज़ आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो गई कि नहीं यार ये नहीं, इसका ये है। ठीक है? हो जाता है, इट हैपेंस। वो इट हैपेंस नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और 1/3 की नेगेटिव है एमटीएस में। एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही बार होगा, वही 45 90 मिनट, मतलब 45 मिनट तो डिसाइडिंग वाले हैं ना। वो 45 मिनट और 1/3 की नेगेटिव, तो वहाँ सिली का कोई स्कोप नहीं है। सिली करोगे बाहर हो जाओगे, सीधी बात। कोई स्कोप नहीं है सिली का। ऐसा थोड़ी कि इतने गुना लोग क्वालीफाई करेंगे प्रीलिम्स, मेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सिली नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इनमें तो सिली बिल्कुल मत करना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, बाहर हो जाओगे आप। एक बात। दूसरी बात ये है, अभी मैं थोड़ा मुद्दे से हट के मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मैंने अभी रिसेंटली वो एक आपसे एक वो करा था डाउट सेशन टाइप का वीकेंड में। वो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि 8 सैटरडे को, मतलब 8 तारीख को, 8 या 9 तारीख की, या तो लाइव करूँगा या तो फिर आप लोग से पूछ लूँगा जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कम्युनिटी पोस्ट डाल के, तो आप लोग अपने डाउट मेंशन कर देना वहाँ पर। ताकि ताकि प्रिपरेशन के दौरान ना एक बीच में ये बना रहा है कि हाँ यार मेरे डाउट भी मतलब कैटर हो रहे हैं, बिकॉज़ मैंने उसके बाद दोबारा कर नहीं पाया, थोड़ा बिज़ी हो गया था। बट एनीवेज़ अब मैं कर लूँगा। और किसी को अगर मान लो कोई ऐसा डाउट हो जो उनको लग रहा है कि बहुत ही सिली है, मुझे शर्म आ रही है पूछने में, जो भी इनको प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा बिकॉज़ अभी यही समय है, मेक और ब्रेक वाला है। अभी यहाँ पर टूट गए तो फिर खत्म है, फिर बाहर ही हो जाओगे मेरिट से। क्योंकि ये मेरिट से बाहर मतलब कि फिर सिलेक्शन से ही बाहर, एक तरीके से मेरिट-वेरिट कुछ नहीं होता, उसमें सिलेक्शन ही है। और मिड ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, ठीक है? मैं आपको नेगेटिव नहीं होके बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि ना इस समय टाइट रहने की बहुत ज़रूरत है, समझ रहे हो? बिल्कुल ढीला नहीं होना आपको, तो थोड़ा-सा भी टूट-फूट रहे हो, कुछ झेल लो कैसे भी करके मिड ऑफ अक्टूबर तक, दिसंबर तक। उसके बाद तो फिर सब खत्म ही है। कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्या ये होलिस्टिक ही एक तरीके से, और इसके बाद पढ़ना तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है मस्ट। पहला है महाजनपदास, 16 महाजनपदास जो हैं, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। ये पहले वाली पीडीएफ में मैंने आपको दे रखा था। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी, किसने कराई, कहाँ कराई, पता होना चाहिए। रॉ कैडेट, मतलब मेजर रॉ कैडेट्स जो हैं अशोकास के 14 हैं, माइनर 9 हैं, ये पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन-सा मेजर है, कौन-सा माइनर है, बस यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? और एक मैं बात और बता देता हूँ आपको, अभी 2025 में कैसा पेपर आएगा जब एटीक्यूटी करा रहा है या कोई भी जो वेंडर क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो नए टॉपिक्स जो ऊट-पटांग वाले हैं ना, वो हम 30% करेंगे बस, 70% पुराना माल करके ही जाएँगे। जैसा पोस्ट फेज वगैरह में आया था ना, ताकि आपकी दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। लोग मेरे से बोलते हैं कि नहीं पोस्ट फेज जैसा पेपर आ गया, तो हम लोग 70% वैसा ही करेंगे, जैसा पिछले सालों में हुआ है, जैसा पोस्ट फेज में हुआ है। 30% कुछ नया करके भी जाएँगे, ताकि समझ रहे हो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर मान लो पेपर आ गया ऐसा डरावना-सा, तो फिर भी आप सिलेक्शन तो ले ही जाओगे, कुछ हो ना हो। जितने भी फाउंडर्स हैं एंशिएंट वाले, उनकी डायनेस्टीज़ देख लेना, राष्ट्रकूटाज़ और चोलाज़-वोलाज़, इनके फाउंडर कौन थे बस। उनके अंदर क्या-क्या हुआ, गुप्ताज़ के अंदर क्या-क्या हुआ, उसमें मौर्यस के फाउंडर कौन थे, गुप्ता से कौन थे, तो इनके फाउंडर देखो, उसके अंदर क्या-क्या हुआ, किसके गोल्ड कॉइन, कुषाण्स के या फिर गुप्ता के गोल्ड कॉइन किसके, मतलब पहले फाउंडर कौन था, ये सब चीज़ों में आपको बाद में जाना है। अभी ऊपर-ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो? ताकि एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बन जाए कि कौन पहले था, कौन बाद में था, किसको हटा के कौन रूलर आया, पता होना चाहिए। ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। आपको अभी लगेगा कि क्या फालतू सी बात है, लेकिन आप करके देखो पहले, तब आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। दिल्ली सल्तनत में क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, उसके फाउंडर्स पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, होती है मान लो कोई डायनेस्टी, तो उसका फाउंडर बड़ा अजीब सा होता है। हमको लगता है कि यार ये फाउंडर होगा, वो निकलता ही नहीं है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना, ये रिकॉल करना है आपको। अगर आपने याद कर रखा है तो रिकॉल करो, अभी रिकॉल करो, क्रोनोलॉजी वाइज़ बिल्कुल। बहुत टफ काम होता है रिकॉल करना। ठीक है? जिन लोगों ने मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे ना लिखने वाले, तब पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। जैसे यूपीएससी का मेंस वगैरह आप लिखोगे, तो उसमें रिकॉल करना पड़ता है, कुछ याद नहीं आता, कोरा कागज़ होता है सामने। तो वो अगर आपने रिकॉल कर लिया ना, तो इस दुनिया में कोई भी आपको वो चीज़ भुला नहीं सकता एग्ज़ाम हॉल में। लिटरेचर लिटरेचर दिल्ली सल्तनत का और मुगल वाला आप रिकॉल कर लो, फेमस-फेमस करना, बहुत सारे दे रखे हैं लूसेंट में, सब नहीं पढ़ने हैं आपको, फेमस-फेमस करने हैं या फिर जो रिपीट हुए ना बहुत बार, वो वाले आप रिकॉल कर लो एक बार। ठीक है? तो बस इतना ही आपको एंशिएंट में करना है, ध्यान देने वाली चीज़। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो तो करनी ही करनी है, लेकिन ये है एवरग्रीन वाली, सदाबहार जिसे कहते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्रीज में जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपियंस आए थे, जिसमें कि पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, कौन पहले आया, किसी कैपिटल कहाँ पर, ये देखना बहुत जरूरी है। और इनके बीच में क्या क्या लड़ाइयाँ हुई ये भी देखना जरूरी है, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ये मस्ट है, मस्ट। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज मतलब एक सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। अब ये लूसेंट में एक लिस्ट दी हुई है, कितनी लड़ाइयाँ हुई, पानीपत वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन है, बक्सर वगैरह, तो वो लिस्ट से पढ़ लो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी मार्क करके दिया हुआ है, अगर जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि वो बैटल्स को आप लोग एक बार देख लो, रिकॉल करो, क्वेश्चन आता है उससे। अभी लगा यार कितना आसान आसान है, अभी देखो इतनी आसान आसान ही चीजें लिखी हुई है इस पूरे पेज के ऊपर, ये आसान आसान मिलके बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर याद नहीं रहता। अब थोड़ी टफ चीज ये है कि रिफॉर्म, और जो जो रिफॉर्म एक्ट्स लाए थे वायसराय, जो गवर्नर जनरल थे, तो किसके दौरान कौन सा रिफॉर्म आया, वो थोड़ा समझने की जरूरत है। मान लो रेलवे कमीशन बैठा है, हंटर कमीशन आया, या फिर सत्य एबोलिशन आया, ये सब किसके कार्यकाल के दौरान आया। ठीक है, 1858 की जो प्रोक्लेमेशन ऑफ अंग्रेजों ने पूरा मतलब वो कर दिया, 57 क्रांति की बात कर रहा था, तो वो कौन उस समय रूलर कौन था, पहला गवर्नर, पहला वायसराय कौन बना, गवर्नर जनरल कौन बना, ये सब थोड़ा देखने वाली चीजें हैं। ये लूसेंट में भी गिवन है, और जो मेरे फर्रे, जो मेरे नोट्स हैं जिसका नाम फर्रे है, उसमें भी गिवन है। ठीक है, ट्राइबल और सिविल अपराइजिंग, ये मेरे नोट्स में टेबुलर फॉर्म में गिवन है, जो फर्रे मैंने बना रखे हैं उसमें गिवन है। फर्रे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मेरे नोट्स, मेरी कोई आविष्कार नहीं उसमें। ठीक है, मैंने लूसेंट है, एक स्पेक्ट्रम आती है राजीव अय्यर सर की, और बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी है, अवध सिंघल सर आईएएस, अभिमन्यु गहलोत इंडियन फॉरेन सर्विस, इन सब के, और कनिष्क कटारिया 2018 पहली रैंक, इन सब के नोट्स मैंने ब्लेंड करके बना दिए। तो बहुत ही रिफाइंड नोट्स हैं, तो आप फालतू में मेहनत मत करो। डोंट री इन्वेंट दी व्हील अगेन, एक बार पहिए का आविष्कार हो गया तो ज्यादा जहमत मत करो। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस, ये मेरे टेबुलर फॉर्मेट में मेरे नोट्स में गिवन है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो बुक्स और पर्सन्स थे, पत्थर दबी और ये जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, दीपक भगवती चरण वोहरा, ये सब कुछ मेरे नोट्स में गिवन है। कहीं और भटकने मत चले जाना, एक पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो हर चीज की, ये सब मत करो। एक आपको होलिस्टिक नोट्स मिले, उनसे पढ़ लो जाके, टेलीग्राम पर अपलोडेड है। ठीक है, कर लेना है। और इनको करना ही नहीं, इनको रिकॉल करना है, ये मैं बता नहीं रहा कि वहां से करें, इनको रिकॉल करना है, बिकॉज ये है बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। कोई भी एग्जाम दोगे ना आप, मेरे को थैंक यू बोलोगे, एमटीएस में तो आना ही आना है। कांग्रेस से पहले 1885 से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, उनके फाउंडर कौन थे, कहाँ हुआ था, पढ़ लेना, नोट्स में गिवन है। कांग्रेस के सेशंस मेरे नोट्स में गिवन है, पढ़ लेना। हालांकि लूसेंट में भी गिवन है, पढ़ सकते हो, लेकिन एक जगह से पढ़ लो, ज्यादा बेटर है। पीजेंट मूवमेंट जो हुआ, इंडिगो रिवोल्ट हो गया, चाहे वो कौन थे, श्रद्धानंद सरस्वती साहब और पटेल साहब, जो उन्होंने मूवमेंट्स करे थे, वो सब यहाँ पर बरदौली सत्याग्रह वगैरह सब कुछ गिवन है, पढ़ लेना टेबुलर फॉर्मेट में। बहुत ही छोटा, मेरे नोट्स सिर्फ 7 पेज के हैं यार, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं। ठीक है, 7 पेज के हैं, और बैक टू बैक देखोगे तो 15 15 पेज बनते हैं, मतलब आगे पीछे मिला के 15 पेज है, वैसे सिंगल सिंगल 7 8 पेज होंगे जहाँ तक। एक ये चीज है, थोड़ा अगर रिकॉल कर लोगे ना तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पूरी जो टाइमलाइन है ना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1947 में आजादी मिली थी, इसको एक बार देख लेना, ये सिर्फ 1 से 1.5 पेज में गिवन है मेरे नोट्स में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाय हार्ट याद करना है, ये लिखा है ना, ऊपर ऊपर से देख लो बस, कौन सी चीज पहले हुई। ठीक है, पूना पैक्ट पहले आया कि आपका ये रॉलेट एक्ट हुआ, तो ये थोड़ा देखना आपको, कौन सी चीज पहले हो रही है, समझ रहे हो, टाइमलाइन की फॉर्मेट में। तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसको आप इग्नोर मत करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो मॉर्लेमेंटो, मॉन्टफोर्ड काउंसिल एक्ट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब जो आए थे मेरे नोट्स में गिवन है। ये टाइमलाइन वाला जो सेक्शन पढ़ोगे ना, उसी में गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ज्यादा नहीं है, 4 4 पॉइंटर्स हैं बस, कर लो इनको। ये है टॉपिक्स, टोटल 17 टॉपिक मेरे ख्याल से निकल के आ गए हिस्ट्री में। ठीक है, 1 से लेकर 17 ये हो गए। अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर। ये फॉर्मेट अपने दिमाग में छाप लो बिल्कुल। शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, शेड्यूल्स, पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फेमस फेमस वाले बस। अगर आप इतने याद नहीं कर सकते हो तो मैं खुला बोल रहा हूँ, आपको सिलेक्शन नहीं होगा एमटीएस में, बस सीधी बात। इसमें कोई कोई डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि बच्चे करके जाते हैं। ठीक है, लगभग हर बच्चा करके जाता है, तो इसको प्लीज मत छोड़ना, कितना भी मन हो ना हो पढ़ना पड़ेगा। और उसकी मैंने ट्रिक्स वगैरह भी आपको बता रखी है, डीपीएसपी की और फंडामेंटल राइट्स की मैंने बता रखी है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, आप कहीं से भी ट्रिक सीखी हो तो कर लेना, ये बेयर मिनिमम है। अब यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स नहीं लिखे, कुछ लोग बोलोगे यार आर्टिकल्स भी तो आते हैं एग्जाम में, वो मैं थोड़ा फिगर आउट कर लूँ कौन कौन से आर्टिकल आपको रटाने हैं। ठीक है, वो मेरे पास ही अभी डेटा नहीं आ पा रहा उतना कि मैं क्या क्या चीजें रटाऊंगी, बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं उठपटांग से, कभी स्टेट असेंबली का आ जाएगा, कभी कुछ विधान परिषद का आ जाएगा, कभी गवर्नर का आ जाएगा, तो कुछ एक ना एरिया डिफाइन नहीं है। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं यार, कितने याद करोगे, लेकिन ये चीजें ना एवरग्रीन है, मैंने बताया ना, आएंगी आएंगी। अब ये आए ना आए पता नहीं, लेकिन ये जरूर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरूर आता है, 86 आ गया, 91 आ गया, आ जाता है, 42 44 तो आते ही रहते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो फॉर्मर जो पहले रह चुके हैं ना, उनकी लिस्ट एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, आपको लूसेंट में मिल जाएगी, कोई भी बुक लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी, सब बुक में गिवन रहती है। और कंकरेंट देख लेना, मतलब ऐसा कौन था जो पहले वाइस प्रेसिडेंट था फिर प्रेसिडेंट बन गया। ये सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था मेंस में। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बाउंसर होते हैं, अचानक से आते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़े हैं
और पढ़ना कोई कठिन काम नहीं यार, मजे-मजे में तो लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा पता चलता है, अच्छा हमारा पास्ट ये था। हाँ, पहले प्रेज़िडेंट ये रह चुके हैं, ये वाइस प्रेज़िडेंट रह चुके हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में, मैं तो पढ़ लेता हूँ जनरली, कुछ ऐसे जनरल नॉलेज की चीज़ें मिलती हैं, तो पढ़ लो। क्वेश्चन आ गया, मैं बता रहा हूँ 98% लोग नहीं कर पाएँगे और यहाँ पर मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। मान लो कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा और लोगों को आ रहा है, लेकिन आपने अगर ये कर लिया ना तो आपकी भरपाई हो जाएगी यहाँ पर। कर लो, करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो, ठीक है? ऐसे मैं और कोई चीज़ नहीं बता रहा, बस ये थोड़ा मैं हट के बता रहा हूँ, प्लीज़ कर लेना। कुछ फैक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता ही होगा कितना समय लगा, कितने मेंबर्स थे और स्टीयरिंग कमेटी का हेड कौन था, फलानी लॉ मेंबर कौन था, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लो, आता है क्वेश्चन। इसलिए देखना पड़ेगा, मन हो ना हो प्लीज़। डिज़ाइन किसने करा और वो हिंदी में किसने करा, कैलीग्राफी किसने करी, ये भी देख लो। ठीक है, बाउंसर से आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन आपको से पिनाकल की जो नहीं है, पिनाकल जीएस ब्रोकन के नाम से, उसमें भी मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये 3 ही टॉपिक है पॉलिटी में जो आपको करने हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें करनी है, लेकिन ये एवरग्रीन है। इससे माल आपको देखने को मिल जाता है हर एग्ज़ाम में। आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। ये सबसे बड़ा सर दर्द है। थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं और मेहनत वालों का ही होगा, अब तो मतलब हमेशा से मेहनत करने वालों को ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि पहले तुक्के से हो जाता है। इकोनॉमी में अगर आप थोड़ा-सा काम ये कर सकते हो, जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ की शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, मैं अभी मुँह से बोलूँगा फुल फॉर्म्स इनकी, ठीक है? तो सुन लेना ध्यान से। जो अच्छे बच्चे होंगे वो लिख भी लेंगे, उनको पता भी होगी पहली बात इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ना क्या करना, जो भी टॉपिक है, आप यूट्यूब से मत पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब पे ना हर कोई अपने मुँह-मुँह से कुछ-कुछ अलग-अलग तरीके से समझाएगा। इकोनॉमी की मैं बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ। मैं ऐसा बंदा था, इकोनॉमी जब मैं स्टार्ट करी थी सीडीएस के टाइम पे, कुछ भी नहीं आता था मुझे, समझ ही नहीं आता था। फिर मुझे एक टीचर ने कहा, फिर मुझे खुद से ऐसे रियलाइज़ हुआ कि इकोनॉमी ना खुद से समझने वाली चीज़ है। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। मैंने ऐसी-ऐसी जो टर्म्स वगैरह है ना ये, जैसे कि मान लो हॉट मनी है, हेलीकॉप्टर मनी, मैंने इतनी गंदी तरीके से याद कर रखा है ना कि मैं बता भी नहीं सकता पब्लिकली। लेकिन मैं क्वेश्चन कभी गलत नहीं करता। तो अपना काम क्या है, अपने को क्वेश्चन गलत नहीं करना। आपने कैसे याद करा वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो इकोनॉमी को आप क्या करो, सीधी बात है, यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखना चाहो, अगर आपको पसंद हो देख लो, मैं आपको बंदिश नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन आप चाहो तो क्रोम पे या फिर जो भी मतलब वेब ब्राउज़र होता है या एआई की भी हेल्प ले सकते हो। आप उसके थ्रू चीज़ों को समझा करो। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक है कि जैसे कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? पीएसएल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो जो आरआरबीज़ वगैरह होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए या फिर जो आपके सिडबी वगैरह हो गया, आईडीबीआई वगैरह हो गया, तो इन लोगों को लैंड करना होता है कुछ पैसा जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, एससी एसटी हो गए, या फिर स्टार्टअप्स वगैरह के लिए जो स्टैंड अप इंडिया करके एक है। तो इन सब सेक्टर्स में उनको लैंडिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है? ऐसे और भी सेक्टर्स होते हैं, आप जब गूगल पे देखोगे तो मिल जाएँगे। तो बस आपको इतना देखना है कि होता क्या है। तो आपको थोड़ी अपने अंदर से वो लानी पड़ेगी क्यूरियोसिटी, तब देखना आप इकोनॉमी में कितने अच्छे नंबर लाओगे और लोगों से एज ले जाओगे। यही होता है। क्या होता है एग्ज़ाम में, नेशनल इनकम आ गया और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया, इसमें कन्फ्यूज़ कर देंगे, आपको बता नहीं पाओगे इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में सेम चीज़ें कैलकुलेट होती है लगभग मोर और लेस, नहीं समझ पाओगे। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा जब खुद से मेहनत करोगे कि ग्रॉस और नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है बस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है? तो इन चीज़ों को जब आप गूगल करोगे तब क्लैरिटी ज़्यादा बेटर आएगी, इंस्टेड ऑफ किसी यूट्यूब की वीडियोज़ आपने सुन लिया या किसी पीडीएफ से देख लिया। आई होप समझदार लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब टॉपिक समझते हैं एवरग्रीन कौन से? मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4 बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर आप सो रहे हो, मैं सोते में आपको जगा दूँ कि बता कि जो जो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स वाला अकाउंट होता है वो किसमें फ़ॉल करेगा? या फिर जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, इसमें जो आप एफडी, आरडी कराते हो, ये किसमें फ़ॉल करेगा? M1, M2, M3, M4 किसमें करेगा? पता होना चाहिए आपको। कन्फ्यूज़न एक पैसे का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा गलत कर दोगे, वही सिली वही बाहर कर देगा आपको मेरिट से। 5 ईयर प्लान कुछ कहने की बात ही नहीं है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेशनल इनकम और जीडीपी रियल नॉमिनल दोनों देखनी है, ठीक है? ये बेयर मिनिमम है, इतना करना ही करना है। इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ रेट्स आपको देखने हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी जो विंडो होती है ना बैंक रेट, रेपो रेट और ये सब वाली, इसी को ही एलएफ बोला जाता है। कॉल रेट क्या होता है? कॉल मनी क्या होता है? हॉट मनी क्या होता है? हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ, एसडीएफ को क्या बोलते हैं यार? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या होता है? इन दोनों को आपको थोड़ा-सा डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है? कुछ टर्म्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये तो पता ही होंगे आपको, सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल, आईएसएस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जैसे मान लो किसानों को लोन देती है सरकार, बोलती है 1 लाख रुपए देंगे, 8% लोन है, ऐसा करो आप 4% आप दे दो, 4% हम दे देंगे। बस वही वाली बात होती है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, 4% कम ब्याज दर पे जो लोन मिलता है किसानों को या फिर प्रायोरिटी सेक्टर जो होते हैं, तो वही होता है, ठीक है? मान लो जो जो एमएसएमई सेक्टर है या जो गरीब लोग हैं, जो नहीं बिज़नेस खड़ा करना चाहते, इतने ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहते, तो गवर्नमेंट कहती है हम दे देंगे पैसा, तो उसी को ये बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा गूगल करो। आप एक अवेयर सिटीज़न बनोगे, एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा, एग्ज़ाम तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर हो जाएगा। बस अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेके आ जाओ आप। वही वाली थ्री इडियट्स वाली बात, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस आएगी और होता है, मैंने ये चीज़ फेस की है।
बेस रेट क्या होता है, जीरो बजटिंग क्या होता है, क्वेश्चन आया था एमटीएस में। एनपीए नेशनल नेशनल कह रहा हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कितने महीने बाद या कितने दिन बाद एनपीए बन जाता है कोई भी खाता, ये समझने की बहुत गंभीर आवश्यकता है, ठीक है। कब वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, कब वो बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, डिफॉल्ट कब हो जाता है, तो ये थोड़ा इसमें डिफरेंस देखने की जरूरत है, कुछ महीनों का डिफरेंस होता है। बासल नॉर्म्स क्या होते हैं, सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और हेयर कट और राइट ऑफ, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जस्ट अ सेकंड, कोई हॉकर आया हुआ बाहर, ठीक है। तो हेयर कट और राइट ऑफ में डिफरेंस समझना है आपको, लोन में होता है ना, क्या इसमें डिफरेंस होता है। अब ये लिस्ट है, इसमें क्या पढ़ना है सुन लो ध्यान से। आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, एलआईसी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई और आईआरडीए, ये कब हुए थे, फाउंडिंग डेट इनकी क्या थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बने थे, बस इतना समझना है। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो मत करना। इतना आपकी भी सीमा है, आप इतना याद नहीं कर सकते, बस इतनी चीजें कर लो, बस इतना कर लिया, बहुत आसान कर दिया आपने। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और मुद्रा बैंक, ये कब आए, जैसे पेमेंट बैंक 2015 में, ऐसे मुद्रा बैंक आपको देखना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखना है, मेरे नोट्स में गिवन है। और किस कमेटी, कमेटी को शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक नचिकेत मोर कमेटी थी, उस पर बना। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आ भी चुका है, तो कोई इसमें मैं बहुत बड़ी महान काम नहीं कर रहा। 2000 पता नहीं कब आया था यार, सीएचएसएल के मेंस में आया था शायद, ठीक है। तो आते रहते क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही हाई प्रोफाइल चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, बस आपको विश्वास करना है, और कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, कुछ आपको नुकसान नहीं होने वाला इसमें। सुनते जाओ आगे। रिकॉल आपको करना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन दोनों में लॉन्ग टर्म कौन सा है और शॉर्ट टर्म कौन सा है, बस ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया, ये लिख के आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, मिल जाएगा, मेरे नोट्स में भी गिवन है, आपके पास जो बुक भी होगी उसमें भी गिवन है चीजें। बजट, ये तो भाई इस पे डाल दो बहुत सारे स्टार, जितने आप डाल सकते हो। बजट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपसे कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल जो बजट होता है, उसके उन दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी चीजें कहाँ फॉल करेंगी, ठीक है। मान लो कोई डिविडेंड आ रहा है, या फिर मान लो कोई डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसका पैसा रेवेन्यू में जाएगा कि कैपिटल में जाएगा, क्वेश्चन भर भर के आता है, बच्चे भर भर के गलत करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये तो मैंने पढ़ा भी रखा है आपको अलग से, तो कोई बताने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब डिफरेंस मतलब कौन कौन से टैक्सेस होते हैं अलग अलग। जीएसटी पता होगा आपको, इनकम टैक्स पता होगा, कुछ और भी इंडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया मान लो, अब ये कहाँ फॉल करेगा, ठीक है। वेल्थ टैक्स वगैरह तो हालांकि अबॉलिश हो गया, लेकिन टैक्सेस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पर आता है, बस। कभी कर सकते हो आप गलत, ठीक है, और गलत कर दिया, सिली कर दिया, बाहर सीधा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इन्फ्लेशन के टाइप्स देख लो, क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था, क्रीपिंग, ट्रॉटलिंग, हाइपर डिफ्लेशन, स्टैग रिफ्लेशन, इन सब डिफ्लेशन में क्या फर्क होता है। और एक बात और, अ, क्या होता है यार, डिप्रेशन और रिसेशन, हाँ। सुन लो ध्यान से, मैंने लिखा नहीं, अब लिख लेना, डिप्रेशन और रिसेशन, ठीक है, हमने सुना होगा रिसेशन आ गया। डिप्रेशन और रिसेशन में क्या फर्क होता है, थोड़ा समझने की जरूरत है। कितने क्वार्टर तक लगातार अगर जीडीपी माइनस में रहे तो रिसेशन होता है, डिप्रेशन कितने में होता है, ये आपको होमवर्क है, देखना है, ठीक है, लिख लो ऐसे। जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, देखो मैंने क्या करा, एक पेज के बीच में लाइन खींच दी, ठीक है, और इसमें कितनी सारी चीजें लिख दी हैं, आप खुद सोच रहे हो यार कितना कुछ इसमें है। ऐसे ही नोट्स बनाने होते हैं, ऐसे ही खतरनाक नोट्स बनाओगे, 40-50 पेज के नोट्स बनेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा एमटीएस में। इसमें लेकिन इसमें ना मेहनत लगती, जान लगती करने में। मेरे नोट्स आपने देख ही रखे होंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक डिफरेंस होता है बिल्कुल, मैंने आपको बताया था वीडियो में, तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बस। और आरबीआई किसको कंसीडर करती है, आरबीआई कहती है ना कि इतना इतने परसेंट इन्फ्लेशन चल रहा है, तो वो डब्ल्यूपीआई को देखती है कि सीपीआई को देखती है, ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आंसर आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। पॉवर्टी की कुछ कमिटीज बनी थी, लकड़ावाला, तेंदुलकर कमेटी, अलग कमेटी, तो ये कमिटीज, और रंगराजन कमेटी, 4 कमेटी बनी थी। तो इस समय हम लोग शायद तेंदुलकर को मानते हैं। तो कमेटी में क्या क्या हुआ था, किसी में बोला गया था कि इतने इतना अगर कमाओगे तो हो जाएगा, कुछ बोलते हैं कि इतना अगर खाना खा पा रहे हो, तो वो आपको देखना है, कमेटीज अलग अलग, ठीक है, किसने क्या क्राइटेरिया दी थी गरीबी की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो की बात करें तो 2 टॉपिक्स जरूर से कर लेना, हालांकि मैंने आपको वीडियोस रिकमेंड करी थी पहले, पूरी प्लेलिस्ट थी मृणाल पटेल सर की, मेरे ख्याल से उसमें 3-4 वीडियोस थी, और अच्छे बच्चों ने देखी भी होगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी और मार्केट के टाइप्स, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आया भी है, ठीक है। अब पोस्ट फेज जैसा पेपर आ गया, पोस्ट फेज में भी आया था, ठीक है, तो करना है। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए, लास्ट 2 सब्जेक्ट बचे हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी में रॉक के टाइप्स पढ़ो सबसे पहले तो, जिसमें कि इग्नेशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, कि रिकॉल करो, इनके एग्जांपल्स रिकॉल करो, कि कौन सा होते तो ये तीनों आपस में, यही टूट के ये बनेगा, फिर ये बनेगा प्रेशर में, फिर ये ऐसे साइकिल तो सेम है पूरी, लेकिन इसके एग्जांपल्स आपको देखने, एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में। वार्म करंट, कोल्ड करंट रिकॉल करो, कौन सा है, लेब्राडोर, हम्बोल्ट करंट, और और कौन से करंट होते हैं, ऊपर कौन सा है, अरे वो कौन सा है यार, ऊपर अटलांटिक के ऊपर, जस्ट अ सेकंड, लेब्राडोर करंट हो गया, और अटलांटिक के ऊपर कौन सा है यार,
मुझे रिकॉल नहीं हो रहा यार वो वाला। देखो इतनी प्रॉब्लम लगती है रिकॉल करने में, ठीक है। रुको मैं रिकॉल करता हूँ उसको। वो तो लेब्राडोर वहां पर है ऊपर। ऐसे ही आपको सोचना है, इतना आपने एक बार सोच लिया फिर कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। हमबोल्ट हो गया, और नीचे कौन सा है, बेंगुएला करंट हो गया, ठीक है। क्विशा वहां पर हो गया, मुझे याद है एक स्ट्रीम है वो, अब वो उधर है अमेरिका की तरफ, लेब्राडोर तो इधर है, एक और है, ठीक है। एनीवेज मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको करना है रिकॉल, ठीक है। पोर्ट्स को रिकॉल करना है, ऐसे मैप बना लो, ठीक है। यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ तक, कोलकाता तक, सारे पोर्ट्स एक लाइन से ऐसे बना कर लिख कर रिकॉल करो। ये दिमाग में रिकॉल नहीं हो पाएगा, लिख के करो। और मन में बोलते रहो कौन सा डीपेस्ट है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा ओल्डेस्ट है, कौन सा लैंडलॉक्ड है, कौन सा इनलैंड है, कौन सा कंटेनर है। समझ गए? एटमॉस्फेयर क्लियर आ रही है, इसको तो मैं क्या बोलूँ, इसको तो बहुत सारा स्टार्स भी और बहुत सारे दिल भी क्वेश्चन आते हैं, और फ्री फंड के नंबर है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सब जो लेयर्स रहते हैं। मीजोपॉज कहाँ होता है, स्ट्रेटोपॉज क्या होता है, कहाँ पर जहाज उड़ते हैं, कहाँ पर रेडियो की वेव्स जाके मतलब आइनोस्फेयर में होती है, कहाँ से लौट के नीचे आती, ये आपको सीक्वेंस वाइज याद करनी है। समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कितना एवरग्रीन टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप इसकी मतलब इसकी आप समझ रहे हो वेट, उसकी वजन समझ रहे हो कितना ज्यादा है इस एक पेज का। क्वेश्चन आएगा आपको, आप देखोगे एग्जाम हॉल में। क्लाइमेटिक जोन्स वर्ल्ड के आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अरे वर्ल्ड के नहीं रहते, चाइना टाइप क्लाइमेट हो गया, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हो गया, और ब्रिटिश टाइप हो गया, मेडिटेरियन हो गया, सवाना हो गया। आई होप मैंने आपको एक पेज शेयर करा था, ठीक है। अगर नहीं कराऊंगा मैं देख लूंगा, ज्योग्राफिक नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, उसमें एक ही पेज है बस, ज्यादा कुछ नहीं, उस एक पेज को पढ़ लोगे काम तमाम, क्वेश्चन आता है। कॉपन क्लाइमेट ये तो कितनी बार आ चुका है, कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई परिचय का आवश्यकता नहीं है, इसमें स्टार भी डाल रखा है मैंने। कॉपन क्लाइमेट स्कीम पता होनी चाहिए, ए बी सी डी क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके सब टाइप्स देख लेना, अदरवाइज ए बी सी डी देख लोगे हो जाएगा। जो हिल्स है मैंने आपको शेयर भी करा नोट्स में, हिल्स आप जरूर देख लेना, रिवर्स देख लेना, और रिवर की ओरिजिन देख लेना बस, आप ट्रिब्यूटरी याद रहे ना रहे, ओरिजिन देख लेना बस, ओरिजिन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, खास करके गंगा और इंडस वाले से, ठीक है। इंडिया की वेजिटेशन जो है किस लोकेशन और किस एरिया में फॉल करती है, जैसे एवरग्रीन हो गया, सेमी एवरग्रीन हो गया, डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, थ्रोनी, कर्नाटका में थोड़ा सा पार्ट है इसका, तो ये देखना पड़ेगा आपको। एक मैप था मैंने आपको शेयर करा था, अगर याद हो। मैं ये दो चीजें देख के आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, अगर ना करी हो तो, जो कि मुझे याद है कि 100% मैंने करी है, ठीक है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ये दोनों चीज शेयर कर दूंगा, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 8 के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स है, उसको शेयर कर दूंगा। अच्छे का मतलब ये है कि मैं आलसी टाइप का आदमी हूँ, तो ज्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए उसमें, एक पेज है काम खत्म। और फिर आसानी रहती है रिकॉल करने में। आप अगर मैं आपको ऐसे नोट्स मिल जाए 10 12 15 20 पेज के, तो आपको कितनी बार आप उसको पढ़ोगे, 1000 बार पढ़ लोगे एग्जाम से पहले, और वही आना है। टाइप्स ऑफ सॉइल क्या याद करना है इसमें, इसमें ये याद करना है कि किसमें किस चीज की कमी होती है, रेड सॉइल में क्या कम है, एल्यूवियल में क्या कम है, तो ये सब चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और गली फॉर्मेशन किस में होता है, ये कुछ नहीं, ये भी एक पेज के नोट्स है। मैंने शायद ज्योग्राफिक नोट्स डाले नहीं डाले, मुझे बता देना यार, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर डाले होंगे तो उसमें भी एक ही एक डेढ़ पेज के नोट्स हैं, देख लेना, बहुत आसान सी चीज़ है। खरीफ, रबी और ज़ैद में एग्जाम्पल्स देख लेना इसके, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, गेहूँ चावल मतलब वीट और पैडी के अलावा और भी चीज़ें होती है खरीफ में, तो वो देख लेना। और इसकी तो मैंने यार एक शायद एक वो भी बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रिक बनाया था, उसको क्या बोलते हैं यार, गॉड क्या बोलते हैं यार उसको, एक्रोनिम। एक्रोनिम मैंने इससे बनाया था, मैं होगा तो आपको टेलीग्राम पे ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका एक्रोनिम बनाया था मैं बहुत अच्छा था, तो उससे भी याद कर सकते हैं। बाकी जैद की तो क्रॉप पता होगी, कोकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सब होते हैं, खरबूजे वगैरह। एनवायरमेंट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको भाई एमटीएस एग्जाम की नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस बात को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस बात को मैं डिस्काउंट नहीं कर सकता कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो एग्जाम को लेकर। सैल्यूट है भाई आपको। टाइप्स ऑफ पिरामिड, एनवायरमेंट में जो टाइप्स ऑफ पिरामिड होते हैं ना, एनर्जी पिरामिड हो गया, वो उल्टा होता है, सीधा होता है, और वो मेरीन वाला होता है, उल्टा होता है, उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज गलत कर देते हैं। जैसे एनर्जी का पिरामिड सीधा होता है कि उल्टा होता है, ये देखना पड़ेगा। देयर ओरिएंटेशन, ठीक है, उल्टा सीधा ये देखना पड़ता है। कन्वेंशन में जो कन्वेंशन लिखे हुए हैं ना, इनको देख लेना, कन्वेंशन किस चीज से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो अभी करंट का पैटर्न चल रहा है, अब जो मैंने आपसे बात बोली थी ना कि 70-30 मैं करूंगा, अब देखो, अब जो अच्छे बच्चे बचे हैं, सुन लो मेरी बात। जो 70-30 जो बचेगा ना, ये तो पुराना वाला माल है। ये जो नई वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यूपीएससी टाइप की चीज़ें पूछ रहा है, या एनालिटिकल बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो उनमें ये सब चीज़ें पूछेगा कि ये फलाना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। बासल हो गया, स्टॉकहोम हो गया, रॉटरडैम, वियना, मिनामाटा, जिनेवा, मैड्रिड, कार्टागेना, ये अलग अलग कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं। और जैसे मॉनिटरी प्रोटोकॉल है ओजोन से लेकर, ओजोन का तो है ना मॉनिट्रियल, क्योटो प्रोटोकॉल है जैसे, ठीक है। तो अलग अलग जो अलग अलग प्रोटोकॉल है, इससे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शायद आप ये फॉर्मेट कर दे, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड नहीं, क्योटो किसी और से रिलेटेड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड तो ये है शायद, स्टॉकहोम कहाँ गया यार,
ओज़ोन से रिलेटेड शायद वियना है ना? वियना की बनी बंदूक से हम लोग ऊपर गोली मारते हैं तो ओज़ोन को डैमेज पहुँचता है, ऐसे मैंने याद किया था। तो ब और हाँ, ये कर लेना और नए फॉर्मेट में ये चीज़ आएँगे जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला। इसके शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स हैं, वो देखने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है? तो हेजहॉग वगैरह ऐसे चीज़ें क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो 30% चीज़ें हैं, अब ये नए फॉर्मेट में ये सब चीज़ें इन टाइप की चीज़ें आएँगी। तो आने वाले दिनों में वो भी मैं आपको इसी तरीके से टॉपिक्स बता के मतलब बना के आपको बता दूँगा। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक्स आप लिखोगे, एक दिन का काम ये नहीं है। ऐसे नहीं कि मैंने आज बोल दिया, अब कल से आपको याद हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे करो, कोई आपको गला नहीं दबा रहा, लेकिन करते रहो थोड़ा-थोड़ा। और उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको बिल्कुल भी कि अभी टाइम कम बचा है, हो नहीं पाएगा, जो भी है, सब हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड कॉल आ रहा है किसी का, सब हो जाएगा। जस्ट सॉरी कॉल आ गया था। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, तो लेटेस्ट पैटर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ये तो सिर्फ़ एनवायरनमेंट का, बाकी और भी चीज़ें इकोनॉमी वगैरह में थोड़ा वो मतलब कैसे बताऊँ आपको, थोड़ी ना एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछ रहा है, तो उसको थोड़ा हमको फ़ोकस देना पड़ेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर उसने फैक्चुअल चीज़ें जैसे कि पोस्ट फेज़ अगर हम पूछा 10th लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम लोग पता चला ये याद करके मतलब ये सब चीज़ें कवर करके जा रहे हैं और क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, तो फिर अगेन एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज़ को भी हम लोग ड्यू कंसिडरेशन दे रहे हैं 70-30, बट ठीक है। अभी आने वाली वीडियोज़ में अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा रेगुलर रहूँ, थोड़ा मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी और बस वही इस वजह से थोड़ा मैं इर्रेगुलर हो गया था। और जो भी आपकी डाउट्स हों, जो डाउट सेशन मैं करूँगा 8 या 9 तारीख को, तो उसके लिए आप लोग अपने डाउट्स भेज देना, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में ये चीज़ें पूछ लूँगा। जो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, उसके थ्रू मैं आपसे पूछ लूँगा जो भी आपके पर्टिकुलर डाउट होंगे, ताकि अब ये भी किसी कैंडिडेट ने डाउट ही बोला था मेरे से। डाउट क्या था मतलब ये उनका एक वो था सजेशन था या फिर वो बोल रहे थे कि ये जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, ऐसे आप हर सब्जेक्ट के बता दो हमको। तो मुझे लगा कि यार ये भी एक अच्छी चीज़ है, बताना चाहिए बिकॉज़ हर सब्जेक्ट में होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आते ही हैं हमेशा। तो वही टॉपिक्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ ऐसा डाउट हो तो वो आप मेंशन कर देना। बाकी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं आपके स्पेसिफिक डाउट्स ले लूँगा। आप लोग मेल करना चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, जिन लोगों को कोई हेल्प अगर चाहिए हो तो, जो मैं अपने लेवल पे पढ़ाई के संबंध में हेल्प कर सकूँगा। ठीक है? alexoenterprises@gmail.com। ठीक है? और मैं कोई भी आपको एक छोटी बात ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बिल्कुल वो कर दो, हैंड होल्डिंग कर दो कि नहीं ये चीज़ बता दो, इसका आप चाहो तो चार्ज ले लो। मैं चार्ज कोई भी नहीं लेता हूँ, ठीक है? पैसे से मेरे से कोई लेना-देना है नहीं। तो प्लीज़ ये सब आपको नहीं बोलने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली जो भी आपका डाउट हो, अपना डाउट बोलो और जो होगा मेरे मतलब जो मेरा जो सजेशन होंगे, जो मैं हेल्प कर पाऊँगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा डायरेक्टली, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।